शाम का समय था। 8 वर्षीय पूजा हॉल में बैठकर खेल रही थी। उसकी माँ शारदा चाय की ट्रे लेकर हॉल में आई और अपने पति करण के आगे चाय की ट्रे रखते हुए अपनी बेटी से बोली, पूजा कब से तुम खेल रही हो, अब थोड़ा होमवर्क भी कर लो। बेटा कल स्कूल जाओगी तो टीचर डांट लगाएंगी। पूजा बहुत ही मीठी सी जुबान में बोली, माँ बस थोड़ी देर और, फिर मैं पक्का होमवर्क कर लूंगी। इसकी बात सुनकर शारदा मुस्कुराई और उसने चाय का प्याला उठा लिया। अभी वे दोनों चाय पी ही रहे थे कि तभी राघव घर आ गया। वे ट्यूशन पढ़ने के लिए गया हुआ था। राघव को देखते ही पूजा के चेहरे का रंग बदलने लगा, जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। राघव अपने बैग से आइसक्रीम निकालकर पूजा की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो पूजा, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। पूजा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन राघव के हाथों में आइसक्रीम देखकर वे चिढ़ गई और उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं भैया, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। राघव हंसते हुए उसके हथेली को पकड़कर उसके हाथों में जबरदस्ती आइसक्रीम जमाने की कोशिश करने लगा। तो पूजा झटके से उठ खड़ी हुई और गुस्से में कहने लगी, मैंने कहा ना मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। इतना कहकर वह अपनी मम्मी पापा के कमरे के भीतर भाग गई। उसकी इस हरकत पर शारदा बात को संभालते हुए बोली, जाने दो बेटा, अभी उसका मन नहीं कर रहा होगा। पूजा का आइसक्रीम खाने का मन नहीं होगा, तुम आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, वह बाद में खा लेगी। राघव आइसक्रीम को फ्रिज में रखने के लिए रसोई में चला गया। शारदा को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज पूजा आइसक्रीम के लिए मना कैसे कर रही है, और ऊपर से आज उसका व्यवहार थोड़ा चौंकाने वाला है। पूजा की मां ने अपने पति करण की तरफ देखा तो करण तो मजे से मोबाइल चलाने में व्यस्त थे। राघव कर्ण के बड़े भैया हरिओम जी के बेटे थे। गांव में पढ़ाई लिखाई की ज्यादा सुविधा नहीं थी, तो 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद वह शहर चला आया था और यहीं पर अपने चाचा चाची के साथ रहकर आगे की पढ़ाई कर रहा था। करण के घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे में वो लोग रहते थे और दूसरे कमरे में उनकी बेटी पूजा का बैग लगा हुआ था। जब राघव घर आया तो उसके लिए भी एक छोटा सा फोल्डिंग पलंग पूजा के कमरे में ही लगा दिया गया। शुरुआत में तो पूजा भैया के आने से बहुत खुश हुई थी और दिन भर भैया के पीछे भैया भैया कहते हुए घूमती रहती थी। राघव भी उसका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से शारदा देख रही थी कि पूजा राघव से कुछ खिंची खिंची रहती थी। थोड़ी देर में कर्ण अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि पूजा बेड के पीछे छिपी हुई थी और उसका पूरा बदन पसीने से भीग रहा था। करण ने अपनी बीवी शारदा को आवाज लगाई। शारदा भी बेटी की हालत देखकर दंग रह गई। करण ने पूछा, बेटा क्या हुआ, आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई हो? पूजा घबराई हुई सी आवाज में बोली, वह पापा राघव भैया। इतना बोलकर वह भयभीत नजरों से कमरे से बाहर की ओर देखने लगी। शारदा ने झट से उसे अपनी बाहों में समेटे हुए पूछा, बेटा आज राघव भैया आपके लिए आइसक्रीम लेकर आए थे ना, क्या हुआ, आप उन पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? करण भी कहने लगा, हाँ बेटा क्या बात है, तुम आजकल ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? पूजा रोते हुए कहने लगी, पापा मुझे रात को अजीब सा लगता है, मुझे भैया के साथ एक कमरे में नहीं सोना। आधी रात को भैया मेरे पास आकर कहने लगते हैं कि तुम कोई बुरा सपना देखकर डर रही थी और तुम्हारा डर दूर करने के लिए तुम्हारे पास आया था, और वह मुझे छू कर कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच कहती हूँ पापा, मैंने कोई डरावना सपना नहीं देखा होता है और ना ही मुझे डर लगता है, बल्कि डर तो मुझे नींद टूटने के बाद भैया से लगने लगता है। इसलिए अब मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगी। तो करण हक्का बक्का सा रह गया। पूजा तो इतना कहकर फफक फफक कर रोने लगी तो उसकी माँ शारदा को कुछ संदेह होने लगा। उसने अपने पति से कहा, जाने दीजिए, पूजा को कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो हम उसके अपने कमरे में ही सुला लेंगे। माँ से आश्वासन मिलने के बाद ही उसका रोना थोड़ा कम हुआ। थोड़ी देर में पूजा खिला पिलाकर शारदा ने उसे कमरे में ही बैठाकर होमवर्क करने के लिए कह दिया। फिर शारदा ने अपने पति को बाहर आने का इशारा किया। करण तो उलझन में पड़ गया था, क्या फिर उसकी बेटी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी? लेकिन एक माँ की अनुभव नजरें एक पल में सब कुछ भाप गई थी। उसने करण के बाहर निकलते ही धीमे शब्दों में कहा, अरे जब पूजा इतना रो रही थी तो तुमने उसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं किया? वे क्या सोचेगी हमारे बारे में कि हम उस पर भरोसा नहीं करते? करण कहने लगा, अरे वह बच्ची है, हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हो गई हो, इस चक्कर में मैं राघव को कुछ नहीं कह सकता।
कल को बात बड़े भैया तक पहुंचेगी तो वह बुरा मान जाएंगे। शारदा प्रश्न भरी नजरों से पति के चेहरे की ओर ताकते हुए बोली, और अगर पूजा की बातों में सच्चाई हुई और सच में राघव हमारी बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा है तो करण गुस्से में बोला, तो दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, मेरी बेटी पर किसी ने भी गलत नजर डाली तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वह मासूम सी बच्ची सच बोल रही है। उसकी बातों में आकर मैं ऐसे ही राघव पर इल्जाम तो नहीं लगा सकता, वह इतना सभ्य और संस्कारी बच्चा है। शारदा बोली, अगर वह सच में सभ्य और संस्कारी है तो क्यों ना हम उसे परख लें, फिर पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बस इस बात की भनक राघव को नहीं लगनी चाहिए। हमें एक मजबूत योजना बनानी होगी। करण और शारदा दोनों बैठकर सोचने लगे। सोचते सोचते शारदा ने कहा, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। फिर उसने पूजा को अपने पास बुलाया और उसके कानों में भी सारी बातें उसे बता दी। पूजा तो थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन माँ के आश्वासन देने पर वह भी इस योजना में साथ देने के लिए तैयार हो गई। योजना के अनुसार आज रात भी पूजा राघव के साथ सोने के लिए कमरे में चली गई। माता पिता को तो एक पल भी चैन नहीं था, फिर भी दोनों ने खाना खाने के बाद सोने की एक्टिंग की। राघव ने जब देख लिया कि वह दोनों सो गए हैं तो वह पूजा के पास आया और उसे अजीब तरीके से छूने लगा। पूजा भी सोने का नाटक किए हुए पड़ी रही। राघव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन पर सैकड़ों कीड़े रेंग रहे हों। तभी अचानक से राघव को जोर का धक्का लगा। उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे उसके चाचा चाची खड़े थे। करण और शारदा को वहां देखते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने बात को संभालते हुए कहा, चाचा जी आप लोग सोए नहीं अभी तक? वह पूजा न सपने में बड़बड़ा रही थी तो मैं उसे देखने आया था। शारदा ने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर लगाते हुए कहा, बेशरम, बेहुदा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? करण जी अपना चप्पल निकाल कर उसकी ओर फेंकते हुए बोला, नालायक, मैंने तो तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने के लिए अपने घर में जगह दी थी, लेकिन तुम तो मेरी ही बेटी पर गलत नजर डालने लगे। राहुल सकपका गया था, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए कहने लगा, अरे आप लोग मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप लोगों को मुझे घर में नहीं रखना है तो मुझ पर कोई भी घटिया इल्जाम लगा देंगे क्या? और मैं चुपचाप सहन करूंगा? मैं अभी पापा को फोन करके बताता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार कर रहे हैं। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाल लिया तो करण भी गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, हाँ बुला ले अपने पिता को। राघव कहने लगा, पापा आएंगे तो अच्छा नहीं होगा, आपको उनका गुस्सा पता है ना? शारदा भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वह कहने लगी, तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मेरी बेटी के साथ गलत करने वाले को मैं ऐसे ही खुलेआम घूमने नहीं दूंगी। जेठ जी को भी समझाना होगा कि तुम मेरी बेटी के साथ कैसी हरकत कर रहे हो। राघव को पक्का यकीन था कि उसके पिता उस पर बहुत यकीन करते हैं तो उसकी बातों पर ही भरोसा करेंगे, इसलिए टेस्ट में आकर उसने अपने पिता को फोन करके सब कुछ बता दिया कि चाचा चाची उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगली सुबह ही राघव के पिता हरिओम जी घर आ चुके थे। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी। एक तरफ उनका बेटा था, दूसरी तरफ भाई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। वे अपना सिर पकड़कर आंगन में ही बैठे हुए थे। तभी करण ने अपना मोबाइल लाकर उनके हाथों में थमाते हुए बोले, भाई साहब, मैं जानता हूँ कि आप बहुत गहरे धर्म संकट में पड़ गए होंगे कि बेटे की बात तो सही माने या भाई की, लेकिन मैं आपको इस धर्म संकट से निकाल देता हूँ। जब अपने ही ऐसे घटिया हरकत करते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ हमें ये सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमारे परिवार में भी घटिया मानसिकता के लोग हो सकते हैं। हरिओम जी ने जब करण के मोबाइल में एक वीडियो देखी तो सारी सच्चाई उनके सामने आ गई। योजना के अनुसार पहले से ही पूजा के कमरे में एक कैमरा रख दिया गया जिसमें राघव की सारी करतूतें रिकॉर्ड हो गई थी। अब राघव के पास कोई चारा नहीं था। वह अपने पिता और चाचा चाची के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। हरिओम जी ने काफी देर तक सोच विचार किया, फिर कहने लगे, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे से ऐसी गलती कैसे हुई, लेकिन मैं ऐसे ही इसे नहीं छोड़ सकता। फिर राघव को एक तमाचा मारते हुए कहने लगे, तुमने गाँव में भी एक लड़की से छेड़खानी की थी, उसने भी तुम पर आरोप लगाया था। उस वक्त तुमने उसे झूठा ठहरा दिया था। सच बताओ, तुम्हें उसके साथ भी कुछ गलत किया था।
राघव ने सिर झुका लिया क्योंकि कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। हरिओम जी गुस्से में कहने लगे, इस घटना से भी तुमने सबक नहीं लिया और यहाँ आकर मेरे ही भाई के घर में ये सब हरकत करने लगे। तुम्हारे जैसे लोगों की असली जगह बाल सुधार गृह है। मैं अभी पुलिस को फोन करके सब बताता हूँ। अब आगे की कार्यवाही वही लोग करेंगे। हरिओम जी ने तुरंत ही पुलिस को फोन करके बुला लिया। आज राघव बाल सुधार गृह में है, वहाँ पर उसकी काउंसलिंग भी की जाती है। राघव को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, क्योंकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे बंधन में नहीं काटना चाहता था। इसलिए उसने सोच लिया था कि इस बंधन से निकलने के बाद एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत करेगा और कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। दोस्तों, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो बच्चे की गलतियों पर पर्दा डालते चले जाते हैं, जिससे आगे चलकर यही बच्चे बड़े अपराधी बनकर सामने निकलते हैं और समाज के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इसलिए कभी भी किसी के अपराध को छुपाना नहीं चाहिए और अपने घर परिवार में हो रहे ऐसी गलती घटनाओं के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।